प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने कहता है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में शामिल किया जाता है। बताइए, सामाजिक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट में किस तरीके की परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? एक तो परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक। क्या ये दोनों यहाँ पर शामिल होंगे सामाजिक परिवर्तन में? बताइएगा। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में आप सभी लोगों को जवाब देना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है सामाजिक परिवर्तन में, अतः विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को एक बहाव के रूप में स्वीकार किया है? ये किसका स्टेटमेंट है? सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा के रूप में आ रहा है, एक बहाव के रूप में स्वीकार किया है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 विकल्प होगा आपका बी, हेराक्लिटस। हेराक्लिटस का नाम आएगा। सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने बहाव के रूप में स्वीकार किया है, अतः विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन तीसरा, सामाजिक परिवर्तन को केवल बौद्धिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है या किया है? ये किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन केवल बौद्धिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया है? क्वेश्चन नंबर 3 विकल्प होगा अगस्ट काम्टे। बौद्धिक परिवर्तन के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो वो होगा अगस्ट काम्टे का नाम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर पूछता है बहाव के रूप में किसने स्वीकार किया है, तो हेराक्लिटस का नाम आप जरूर याद रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है? निरपेक्ष होती है, सापेक्ष होती है, या ए बी, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प होगा सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो सापेक्ष होती है, अतः विकल्प आपका बी सही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला बताया T2 - T1 के सूत्र को या सूत्र द्वारा किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किया था? क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किया? ये एक फार्मूला है T2 - T1। विकल्प आपको बताने हैं, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पर बिल्मर्ट एवं मुर्रे। ठीक है, बिल्मर्ट एवं मुर्रे, ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं फार्मूला, समाजशास्त्री नाम आता है बिल्मर्ट एवं मुर्रे का। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या इन्होंने T2 - T1 में किया था, एक व्याख्या के रूप में। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है, मैंने प्रकार आपको पढ़ाया है सामाजिक परिवर्तन में, है ना। सामाजिक परिवर्तन में मैंने प्रकार पढ़ाया था, तो प्रगति पढ़ाया है, विकास पढ़ाया है, क्रांति पढ़ाया है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कोई प्रकार नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। सामाजिक परिवर्तन में कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो समन्वय नहीं है, अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि विकल्प डी करेक्ट होगा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार में। ठीक है, याद रखिएगा, अनुकूलन भी है, उद्विकास भी है, वृद्धि भी है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 उद्विकास की अवधारणा को ग्रहण किया गया है, तो सर्वप्रथम किसका आया था उद्विकास में? डार्विनवाद का आया था। उन्होंने कहा था किसी वस्तु को सरलता से जटिलता की ओर जाना ही उद्विकास कहलाता है। ठीक है, और सरलता से जटिलता की ओर जाने की यह प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों में होती है ना। और उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, जिसमें उन्होंने डार्विन के
इस सिद्धांत को समाज पर लागू किया था? तो यहाँ विकल्प आपको बताना है। और स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की 4 स्तर भी है, वो हर्बर्ट स्पेंसर के 4 स्तर। पहले नंबर पे आता है जंगली, ठीक है, अवस्था। दूसरे पे आता है पशुचारण अवस्था। तीसरे आता है कृषि अवस्था। चौथा आता है औद्योगिक अवस्था। औद्योगिक अवस्था, ये अवस्थाएं भी आपको ध्यान रखना होगा। इन्हीं 4 अवस्थाओं पे हर्बर्ट स्पेंसर ने व्याख्या किया था। हालांकि इस सवाल का सही जवाब जाएगा प्राणी शास्त्री से, ग्रहण किया गया है प्राणी शास्त्री से। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक प्रसार की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? सामाजिक प्रसार का, सामाजिक प्रसार का अवधारणा के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका सर्वप्रथम किसने व्याख्या किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प होगा एवरेस्ट रोजर्स का नाम सामाजिक प्रसार में, ठीक है। सामाजिक प्रसार की मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को उसकी प्रक्रियाओं पर भी बात किया था कि समाज में नए विचारों का उद्भव होना या ज्ञान, दूसरा प्रोत्साहन, तीसरा निर्णयन, चौथा क्रियान्वयन, पांचवा पुष्टिकरण पर भी जिक्र किया गया था। और सन 1962 में इनकी एक किताब आई थी एवरेस्ट रोजर्स की, 1962 में। वो किताब मैंने नोट करवाया है आप लोगों से, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन करके थी, ठीक है। तो सामाजिक प्रसार की अवधारणा का उल्लेख 1962 में, एवरेस्ट रोजर्स का नाम, किताब का पूछेगा तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का नाम आप जरूर याद रखेंगे, पहला विकल्प करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 1962 में आप आसानी से लगा सकते हो किसका नाम बताइए? एवरेस्ट रोजर्स का नाम। विकल्प आपका सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा उनके गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 विकल्प होगा उद्विकास। क्या बोला जाएगा उसे? उद्विकास बोला जाएगा। तो जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो रहा है तो उसके गुणों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को लेकर उद्विकास को बताया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर जाता है। इसकी निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उद्विकास विभेदीकरण की भी प्रक्रिया मानी जाती है। उद्विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी मानी जाती है। उद्विकास का मतलब होता है इनोवेशन, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इनोवेशंस कहा जाता है, इवैल्यूएशन कहा जाता है, सॉरी इनोवेशंस नहीं, जो है इवैल्यूएशन का नाम दिया जाता है उद्विकास को। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास को निम्नलिखित कौन से चरणों का उल्लेख किया था? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जवाब देना है, ठीक है, कि मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास को लेकर, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को लेकर तो उसने कौन से चरणों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो अगर मैं बात करता हूँ असभ्य, असभ्य मतलब जंगली शब्द से रिलेट कराया, दूसरा बर्गर, तीसरा सभ्य, ठीक है, तीसरा सभ्य। यहाँ पर करेक्ट जवाब मॉर्गन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ ना तो सभी करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक। हालांकि समरेखीय उद्विकास के बारे में जिक्र करने वाला विद्वान मॉर्गन ही है। ऑगस्ट काम्टे भी रहे हैं और बैको फन टाइलर हेडन जो है लिब्रिडहल का भी नाम देखने को मिला है समरेखीय उद्विकास के सिद्धांत में, ठीक है। यहाँ करेक्ट जवाब मॉर्गन के अकॉर्डिंग था, तो ये सभी करेक्ट होगा, विकल्प आपका दी जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, उद्विकास की विशेषता का चयन करना है। आपको सरलता से अगर हम बात करते हैं तो हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है, और ये आपका सही बात है। निरंतर और धीमी गति से परिवर्तन की प्रक्रिया भी है, सही बात है, और स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, सही बात है। विकल्प यहाँ पर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी करेक्ट होंगे। समरेखीय उद्विकास के समर्थक विद्वानों का नाम बताना, मैंने अभी नाम लिया भी है, मॉर्गन का नाम, ऑगस्ट काम्टे का नाम, ठीक है, ये और ये दोनों करेक्ट हैं, अतः विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। जूलियन स्टीवर्ट का जो नाम हमें देखने को मिलता है ना,
वो बहुरेखीय उद्विकास में मिलता है, बहुरेखीय उद्विकास में मिलता है। इसके अलावा भी अगर हम अगस्ट काम्टे मॉर्गन की बात करते हैं तो बैकोफन का नाम, टाइलर का नाम, हिल्टन का नाम, लिब्रीड हल का नाम भी हमें देखने को मिलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर विचार करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, नव विकासवादी विचारक किस प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर है ना? किस प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर है? क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प आप कहेंगे झूले की भांति। ठीक है, नव विकासवादी विचारक किस प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर होते हैं? तो वो झूले की भांति। मैं आप सबसे कहूँगा क्वेश्चन नंबर 14 में ना विकल्प आप लगाइएगा बी को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगति को परिभाषित किया जाता है। प्रगति, प्रगति मतलब आप सबको याद आ गया होगा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। प्रगति, उद्विकास का अर्थ परिवर्तन से लिया गया था, है ना? लेकिन उद्विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो सदैव समाज के विकास ही करते हैं, और ये जरूरी भी नहीं है। तो इसी के विपरीत ना एक प्रगति भी परिवर्तन से संबंधित है। परिवर्तन में वे परिवर्तन लिए जाते हैं जो समाज के विकास के लिए होते हैं, अर्थात प्रगति ऐसे परिवर्तन से संबंधित है जो समाज के उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप होता है। सवाल हमारे सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रगति परिभाषित किया जा सकता है तो वह इच्छानुरूप परिवर्तन से किया जा सकता है, अतः विकल्प आपका बी करेक्ट होना चाहिए, और बी ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसने प्रगति का आधार माना है? क्वेश्चन नंबर 16 में। अच्छा, अगर एक बात यहाँ पे देखिए, अच्छाई से अच्छाई की ओर परिवर्तन से भी हो सकता है, बिल्कुल लक्ष्यानुरूप भी हो सकता है। यहाँ सभी आप करिएगा, प्रगति का परिभाषित किया जा सकता है अच्छाई के जो है अच्छाई की ओर परिवर्तन से भी, इच्छानुरूप परिवर्तन से भी, और लक्ष्यानुरूप परिवर्तन से भी। विकल्प डी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, 15 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसने प्रगति का आधार माना है? क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में तो बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसने प्रगति का आधार माना है? तो वार्ड ने माना है। विकल्प आपका सी सही होगा। रियूटर एवं हंट ने प्रगति के निम्नलिखित आधार में से किसे प्रगति का आधार माना है? क्वेश्चन नंबर 17 में। और मैं आप सभी से कहूँगा क्वेश्चन नंबर 17 में आप मानसिक स्वास्थ्य को लगाइएगा। नहीं, अधिक आयु भी होगा, अवकाश के लिए अधिक आयु भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो रियूटर और हंट ने प्रगति को आधार जो बनाया है वो अधिक आयु को भी माना है कि प्रगति में होता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी माना है, अवकाश के अधिक समय को भी माना है, अतः विकल्प आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में। हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के निम्नलिखित किन मानदंडों की व्याख्या की है? क्वेश्चन नंबर 18 में आप बता सकते हैं कि मात्रा में वृद्धि भी सही है, कार्य क्षमता में भी वृद्धि सही है, स्वतंत्रता और आपसी सहयोग की मात्रा में भी वृद्धि सही है, अतः विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। हॉबहाउस के अकॉर्डिंग सामाजिक विकास के ये मानदंड बताए हैं इन्होंने, सभी व्याख्या आपकी सही होगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या घटित हो सकता है? क्रांति की ये सामाजिक परिवर्तन के प्रकार से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आप सबसे कहूँगा कि विघटन भी सही है, पारिवारिक परिवर्तन और आर्थिक असुरक्षा। यहाँ विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक माना है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हो या सांस्कृतिक परिवर्तन हो, ये दोनों एक हैं। ये किस विद्वान ने बताया है आपको? तो ग्लीन एंड मेलिनोवस्की ने बताया है। सही विकल्प क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न किसने माना, मतलब अलग किसने माना है? अगर एक कहता है तो गिडेंस का नाम, मेलिनोवस्की का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर अलग पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न माना है
तो विकल्प यहाँ पर चला जाएगा आपका मैकाइवर एंड पेज का नाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्मीकरण का उत्तरदायी माना है? क्वेश्चन नंबर 22 में विकल्प हो जाएगा थॉमस का नाम। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण और सात्मीकरण का उत्तरदायी माना है थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 23, उपनिवेशवादी देशों की स्वतंत्रता के समय विकास को कितने मार्ग बताए थे उपनिवेशवादी ने? तो 2 टाइप के थे। ठीक है, वो भी कार्ल मार्क्स के थे। किसके थे? कार्ल मार्क्स के थे। तो पूंजीवाद एक था, एक दूसरा साम्यवाद था, अतः विकल्प आपका सही चला जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिवेशवाद से मुक्ति के समय सोवियत संघ के प्रभाव वाले देश कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? कौन सी व्यवस्था को इसने अपनाई थी? तो वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाई थी, अतः विकल्प आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रचलन कब से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 में आप जवाब दे सकते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है। ठीक है, आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रचलन पूछा गया कब से माना जाता है, तो आप सब कह सकते हो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये माना जाता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और डेनियल लर्नर आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले शुरुआती विद्वान माने जाते हैं। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एक किताब लिखा था, उसी किताब में इसका रोल हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेनियल लर्नर है, विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वान में से किसका संबंध आधुनिकता संबंधी विचार से रिलेटेड है या किससे संबंधित है? तो विकल्प आपका यहाँ पे डी होगा। डेनियल लर्नर का भी नाम आता है, डेविड मैकलीलैंड का भी नाम आता है, टालकाट पार्सन्स का भी नाम आता है, विकल्प डी सही होगा। तो किसका संबंध आधुनिकता संबंधी विचार से? इन लोगों का नाम हम लोगों को आधुनिकता में देखने को मिला भी है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ तक कि मेरियल जे लेवी का भी नाम आता है, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता है? आधुनिकीकरण की विशेषता है क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक गत्यात्मकता भी सही है, संगठन एवं पद में परिवर्तन भी सही है, सामाजिक विभेदीकरण भी सही है, विकल्प डी होगा। ये सभी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित समस्याओं या कठिनाइयों में से किसको आधुनिकीकरण की समस्या के रूप में इंगित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 सवाल आपके सामने है कि समस्या या कठिनाइयों में से किसको आधुनिकीकरण के रूप में इंगित किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, तो एक तो शिक्षित लोगों में निराशा या असंतोष को भी रखिएगा, क्योंकि समस्या और कठिनाइयों में इसका नाम शामिल है। संरचनात्मक परिवर्तन असामान्य है, ये भी आपका शामिल है। परंपरागत जीवन शैली के साथ संघर्ष होता है, ये भी सही है। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि इसमें कौन सा सामाजिक विकास का कारक नहीं है? सामाजिक विकास का कारक नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पूछा है सामाजिक विकास का कारक नहीं, जैसे कि आविष्कार कारक है, औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, ये बेसिकली एक कारक नहीं है सामाजिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 30 में आप डी वाले को लगा के चले आइएगा। 31 सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से। यह उद्गार विचार किसका संबंधित है, यानी ये किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। और मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिक परिवर्तन में जब सामाजिक संबंधों की बात आने लगे, तब आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा कि मैकाइवर एंड पेज का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है,
ये स्टेटमेंट किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में। तो अगस्त काम्टे ने बताया है बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन। ठीक है ना, इन्होंने 3 तरीके के बताए थे, आपको याद होगा, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, और यहाँ जिक्र जो किया जाएगा अगस्त काम्टे का ही नाम देखने को मिलता है, मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन। पता है ना ये चीजें? बताइए, आवाज मेरी क्लियर है? बताइए। यहाँ बौद्धिक विकास का मतलब है किसी समस्या को समझना, सीखना, तर्क करना, सोचना और हल निकालना, है ना, ये होता है। मानव विकास के कुछ चरण होते हैं: जन्म पूर्व विकास, शैशवावस्था विकास, बाल्यावस्था, प्रारंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। बाकी अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, बड़े फेमस विद्वान रहे हैं अगस्त काम्टे, है ना। और इन्होंने अगस्त काम्टे ने सिद्धांत भी समाजशास्त्र के दिए हैं और 3 स्तर के बारे में बात किया है, जिसमें से एक बौद्धिक विकास आता है ना, जिसके हम लोग धार्मिकता को रिलेट कराते थे। इन्होंने जब स्तरों के बारे में बात किया तो पहला एक था धार्मिक, क्रम में लगाइएगा, दूसरा था आध्यात्मिक, और चौथा था तीसरा था सकारात्मक। ठीक है, तीसरा था सकारात्मक। तो ये बेसिकली 3 मानसिक रूप से कल्पित चरणों के माध्यम से विकसित किया था। ठीक है, और द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी एक किताब लिखा था, और उसी किताब में अगस्त काम्टे ने 3 चरणों के नियम बताए थे, जो ये मैंने अभी आपको नीचे मेंशन किया है। सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया से क्या मतलब रखते हो? क्वेश्चन नंबर 33 में आपको जवाब देना है। विकल्प क्या होना चाहिए? एक तटस्थ प्रक्रिया भी होती है, दूसरा या अच्छाई और बुराई को प्रकट नहीं किया जाता, ये भी सही होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेरोकिन के अनुसार समाज में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से संस्कृतियों का किसका योगदान था? देखिए, ये तीनों योगदान थे: चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। अतः विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समाज में खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, या किस विद्वान का स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 35 में। तो आप सभी लोग कह सकते हो कि यह माल्थस का नाम आता है। जब भी कभी जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा या कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप सभी लोगों को माल्थस का ही नाम लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण की अवधारणा को निम्नलिखित अवधारणाओं में से किनके आधार पर परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प क्या होगा? एक तो उदारीकरण होगा, सही, निजीकरण भी होगा, तीसरा आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। अतः मैं आप सभी से कहूँगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहा कि निम्न कथन किस विद्वान संस्थान का माना जाता है? जैसे एक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने प्रस्तुत है। विकल्प आप बता सकते हो कि यहाँ पर वेलरस्टेन का नाम, ऑप्शन आपका सही जाएगा सी। 38, निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर वैश्वीकरण की सर्वाधिक विरोधाभासी पहलू की पहचान कीजिए। आपको वैश्वीकरण के सर्वाधिक विरोधाभासी पहलू की पहचान करना है, और इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो सही जवाब जाएगा आपका एक तो सामाजिक और आर्थिक विषमता भी, दूसरा असमानता भी, तीसरा न्याय एवं सुरक्षा भी। अतः विकल्प अगेन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब माना जाता है? मैंने ये नोट भी करवाया था कल की क्लास में आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 39 को, और आपने नोट अगर किया है तो आप आसानी से दे सकते हैं जवाब। सन 1991 से वैश्वीकरण का आरंभ माना जाता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलुओं की पहचान आप करिए। सकारात्मक पहलू कौन कौन से इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी। बिल्कुल, यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास हो गया, कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हो गया, परिवर्तन एवं संचार के क्षेत्र में प्रगति भी हो गई। अतः विकल्प आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने कल किताब भी नोट करवाया था सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी को लेकर, नवा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन नंबर 41 है।
तो पिटरिम शेरोकिन का नाम आता है यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति के पद या श्रेणी के एक स्तर से दूसरे स्तर में गति को क्या कहा जाता है? ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा डिफाइन की गई है? क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे फीचर का नाम आएगा। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, जो शब्द देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के पद या श्रेणी के एक स्तर से दूसरे स्तर पर अगर गति कर रहा है तो वो परिभाषा फीचर के द्वारा बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिरुकिन ने क्षैतिज गतिशीलता के बारे में कौन सा स्वरूप दिया था इसमें? क्वेश्चन नंबर 43 में तो देखिए, प्रजाति, आयु, लिंग और आयु समूह में गतिशीलता, क्षेत्रीय और भूभागीय गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता। विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन किस गतिशीलता की श्रेणी में रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब हो जाएगा लंबवत गतिशीलता है आपका। ऑप्शन हो जाएगा लंबवत गतिशीलता, कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन की बात कर रहा है तो वो लंबवत गतिशीलता का पार्ट माना जाता है। सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित विद्वान किसका नाम आता है? वो विद्वान कौन कौन से शामिल किए गए हैं 45 में? तो एक तो नाम लिप्सेट का आएगा, दूसरा रिजले का नाम आएगा, तीसरा डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम आएगा, चौथा ऑप्शन में लिखा है ये सभी करेक्ट जवाब हो जाएगा चौथा ही। भारत में सामाजिक गतिशीलता का सर्वाधिक अध्ययन किसने किया है? सामाजिक गतिशीलता का सबसे ज्यादा अगर किसी ने स्टडी की है तो वह ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एम.एन. श्रीनिवासन ने। ठीक है, 46 का। नेक्स्ट सवाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में। कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? आपको गलत को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 47 में। ठीक है, जैसे देखिए, क्रांति का जन्म सामाजिक असंतोष के कारण होता है। ये बेसिकली आपको अगर हम बात करें तो सही जवाब है क्रांति का जन्म। जब समाज में असंतोष होगा तभी तो क्रांति होती है। क्यों? तो इसका मतलब है ये सही है। दूसरा, क्रांति लाभदायक भी हो सकती है और हानिप्रद भी हो सकती है, ये भी बात सही है। तीसरा, क्रांति का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना, ना कि उसमें सुधार करना, ये भी सही है। असत्य कथन ढूंढना था, विकल्प आपका डी। क्रांति एक ऐसा परिवर्तन है जो हमेशा चलता रहता है, यानी निरंतर चलता रहता है, जो कि एक गलत जवाब है। तो यह असत्य लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है आपको। इसमें से कौन कौन से फीचर हैं जो सामाजिक परिवर्तन को दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, सामाजिक परिवर्तन प्रकृति जो है वैयक्तिक होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक होता है, ये करेक्ट जवाब होगा, दूसरा आपका माना जाएगा। सामाजिक परिवर्तन भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये भी बात सही लिख दिया इसने। ठीक है, आपको विचार करना था, यानी तीसरी भी सही जवाब होगा। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक होता है, ये भी सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा भी। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संख्यात्मक परिवर्तन में होता है। देखो, सामाजिक परिवर्तन में दो टाइप के होते हैं, पहला ही सवाल था। एक तो संख्यात्मक मतलब होता है मात्रात्मक, और दूसरा जो होता है गुणात्मक। पहला ही सवाल था, यहाँ पे लिख लिया संख्यात्मक परिवर्तन, इसलिए गलत हो गया। दोनों टाइप के परिवर्तन है। तो 2, 3, 4 विकल्प में आप देखिए, पहला वाला विकल्प सही आ रहा है, पहला वाला ही विकल्प आपका सही माना भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आपको सही रूप में सम्मिलित नहीं मिल रहा है, इसमें कौन सा है जो आइडेंटिफाई आपको करना है कि सही नहीं है, बाकी तो सारे सही जवाब होंगे। देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाओं के बारे में बताया, ये पहला ही गलत जवाब मिल गया आपको रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग। आर के मार्टन ने संदर्भ समूह के बारे में बात किया है, इस्माइल दुर्किम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है, एस.एच. कूले ने प्राथमिक और गौण समूह के बारे में बात किया है। ठीक है, 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षा यहाँ पर ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा गया यहाँ पर बताइए? पहला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जाति और वर्ग का मुख्य भेद आपको बताना है। अगर आपको पता है जाति क्या है, वर्ग क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 50 को बता सकते हो, है ना, आसानी से। क्वेश्चन नंबर 50 में
50 आपसे सामने कह रहा है यहाँ पर कि जाति वर्ग विहीन समाज के प्रचलित एवं वर्ग जाति विहीन समाज को प्रचलित करता है, ये गलत जवाब है। जाति सदैव समृद्ध होता है जबकि सदैव विकृति के रूप में होता है। वर्ग गलत है यहाँ पर, ये वर्ग विकृति के रूप में नहीं होगा। जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग जो है अर्जित होता है। नहीं, गलत है ये, ठीक है, ये गलत है। और जाति के मामले में व्यक्ति का सर्वाधिक हानि उठती है, इसलिए वर्ग में ऐसा नहीं होता है, ये बात आप ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ जो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का, वो विकल्प डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 50 में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सी वाले में, परिस्थिति, देखो जाति तो जन्मजात होती है, वर्ग तो एक्वायर कर सकते हैं, क्लास मतलब वर्ग है ना। और जाति के मामले में व्यक्ति सर्वाधिक हानि उठाती है, ये गलत हो गया, आपका सी सही हो जाएगा। आपका सी वाला विकल्प जो जाएगा, ये जवाब आपका सी वाला सही हो जाएगा। डी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर जो जाएगा विकल्प, वो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। 51 सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी सही वर्णन करता है सामाजिक स्तरीकरण को लेकर। तो भौतिक और प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संचरित असमानता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। पहला सही जवाब है। वर्ग और परिस्थिति में अंतर बताना है कि वर्ग क्या है और परिस्थिति क्या होती है, ठीक है। इनके दोनों के अंतर डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 52 में। वर्ग आर्थिक रूप से निर्दिष्ट होता है, ये बात सही है, और परिस्थिति परिवार के आनुवंशिक श्रेणी अधिश्रेणीता को दर्शाती है, ये भी जवाब सही होगा। पहला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा कथन सही है, जवाब आपको देना है, सही जवाब ऑप्शन है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही होता है जो सामाजिक विभेदीकरण होता है। सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक विभेदीकरण बताया जा रहा है, जो कि सामाजिक विभेदीकरण का मैडम सही जवाब नहीं होगा, ये आपका करेक्ट नहीं है, गलत जवाब है। सामाजिक विभेदीकरण जानते हैं क्या होता है? सामाजिक समूह एक दूसरे से अलग हो जाए और उनसे जुड़ी गतिविधियां, भूमिकाएं, पहचान और प्रतीक बन जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष प्रकार की श्रेणी का अनुक्रम होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें तो विशेष प्रकार का अनुक्रम। लिंग असमानता सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना असंभव है, तो सामाजिक, यहाँ देखिए सही जवाब हमें ढूंढना था, विकल्प आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया के आधार पर सही कूट का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 54 में, ठीक है ना। तो सामाजिक रूपांतरण सार्वभौमिक घटना है, सही बात है। सामाजिक रूपांतरण अमूर्त होता है, सही बात है। सामाजिक रूपांतरण संचयी होता है, सही बात है, तो विकल्प जाएगा सी। सामाजिक रूपांतरण की आवश्यकता भी होती है, आप बता सकते हैं सामाजिक रूपांतरण की आवश्यकताएं हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। तो एक तो समाज के जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए होता है, एक आर्थिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए होता है, विकल्प आपका सी होगा। ये दोनों सही है, दोनों कूट आपके सही आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गतिशीलता परिवर्तन से भिन्न अवधारणा है, क्या ये बात सही है? 56 में बिल्कुल सही बात है। पद एवं स्थान में अंतर को गतिशीलता कहा गया है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विचारक, क्वेश्चन नंबर 57 में जो अगर हम बात करें तो विचारकों से लिए गए ये सवाल है, दूसरी तरफ अध्ययन से लिए गए। वो कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने वो अध्ययन किया है, स्टडी किया है 57 में, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करते हैं, पहला राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन करने वाला अगर कोई है तो वो डॉक्टर धर्मशील भारती है, और धार्मिक गतिशीलता का अध्ययन करने वाला अगर कोई विद्वान है तो वो डॉक्टर राजबली पांडे है।
जाति गतिशीलता का अध्ययन करने वाला अगर कोई विद्वान है तो वो बेली एम डजले है। शैक्षणिक गतिशीलता का अध्ययन करने वाला अगर कोई विद्वान पूछता है तो वो हर्टन गुडेन हॉट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लें 57 में, तो विकल्प कौन सा गया हुआ है यहाँ पर? ऑप्शन गया हुआ है 4, ऑप्शन 3 है ना, सी वाला, सी सही है ना। निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है। यह आपको बताना है और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि पूंजी का संचय और तकनीकों में सुधार करना ये बेसिकली आर्थिक समृद्धि में सहायक है। जनसंख्या परिवर्तन में भी ये एक प्रकार से समृद्धि में सहायक है और विशेषीकृत क्रियाओं का विभाजन भी और उद्यमिता भी। करेक्ट जवाब होना चाहिए यहाँ पर आपका सी वाला। करेक्ट सभी हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने ये सवाल दिए गए हैं 59 के। अवधारणा दूसरी तरफ विद्वान के नाम दिए गए हैं 59 में। सामाजिक नियंत्रण का अंतर कारण ये नाम आता है किसका? तो CH मीड का नाम आता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शक्ति अस्वस्थ नियंत्रण के रूप में किस विद्वान का स्टेटमेंट आता है, तो वो लेविस कोजर का नाम आता है। अग्रिम समाजीकरण की बात करते हैं, अगर हम लोग अग्रिम समाजीकरण की बात करते हैं तो ये नाम आता है RK मर्टन का नाम, एडवांस सोशलाइजेशन। और व्यवहारिक ढंग से विकासवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाम किस विद्वान का आता है? डॉक्टर बी मेलिनोवस्की का नाम। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट जवाब जाएगा आप लोगों का। और सही ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा? पहले का 4, दूसरे का 5, तीसरे का 2, विकल्प आपका हो जाएगा सी। सी करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 59 का। 60 नंबर का सवाल है और आपको दर्शाना है अवधारणा और लेखक के नाम। अतिरिक्त मूल्य किसने दिया था? अतिरिक्त मूल्य किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है, पढ़ा है। सामाजिक तथ्य किसने दिया है? बता सकते हैं, दुर्खिम ने दिया। तर्क संगत किसने दिया है? विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। आदर्श कोटि किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया है। विकल्प आपका सही चला गया यहाँ पर पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है ऋतु जननीय परिवर्तन। ये शब्द सूचना है संस्कृतिकरण के आधार पर कि कौन सा स्टेटमेंट सही? संस्कृतिकरण में ये आपका करेक्ट जवाब है आर्थोजेनेटिक शब्द। आलिंगन जाति जनित परिवर्तन एक आता है विकल्प आपने अगर हम बात करते हैं 61 के अंतर्गत दूसरा, तो ये गलत जवाब है। सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन भी होता है आपका, सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत हो गया। तो पहला तीसरा आपका विकल्प में कौन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2, 3 दोनों सही है। लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी किताबों के नाम के बारे में जिक्र किया गया है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। MN श्रीनिवासन का नाम देखने को मिलता है किस किताब में? द रिमेम्बर्ड विलेज का नाम। SC दुबे का नाम देखने को मिलेगा इंडियन विलेज में। AN शाह का नाम देखने को मिलता है हाउस होल्ड और डायमेंशंस ऑफ फैमिली में। अंद्रे बितई का नाम देखने को कहाँ पर मिलता है? कास्ट क्लास एंड पावर के रूप में। विकल्प आपको ढूंढना है, पहले का 4, दूसरे का 3, तो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर में आपका ऑप्शन 62 का ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख किस क्षेत्रों या क्षेत्र में किया है? क्वेश्चन नंबर 63 सामाजिक क्षेत्र आपका सही है, आर्थिक क्षेत्र सही है आपका, सांस्कृतिक क्षेत्र गलत है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में, और आदर्शात्मक संस्कृति सही है। सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके कथन में जोड़े और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन हमें करना है 64 में। तो विकल्प क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर, एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 64 चलिए अब बताइए
संस्कृतिकरण का नाम आ जाता है जाति के भीतर ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का। आधुनिकीकरण का नाम आ जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानवीय विकास की धारणा को। पश्चिमीकरण का नाम आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता। ब्राह्मणीकरण का नाम आ जाएगा ब्राह्मण के संदर्भ में के समूह में। विकल्प पहले का 4 है, फिर 2 है और 4 सी में दिया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा 64 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 में ये सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन के संबंधित एक सिद्धांत है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ समाजशास्त्रीय जो है संबंध में उससे समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो जरा एक बार बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। देखिए, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत अगर हम बात करते हैं तो विल्फ्रेड पैरेटो का नाम आता है, ये सही जवाब होगा। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो कौन सा नाम सही चला जाएगा आपका, सेरोकिन का नाम करेक्ट हो जाएगा। उद्विकासीय सिद्धांत के बारे में बात अगर हम लोग करेंगे तो किसका नाम रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर का नाम रिप्रेजेंट होगा। अप्रायोगिक सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो कार्ल मार्क्स का नाम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 4 3 4 3 1 2 ये विकल्प में ढूंढना है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, इसका सही विकल्प आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे चक्रीय सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेगुलर का नाम आ जाता है, और उसके बाद रेखीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आ जाता है। उतार चढ़ाव की बात करते हैं तो विको विल्फेयर, यहाँ पर विको का नाम आ रहा है ना। और सर्पिल का नाम अगर हम बात करते हैं तो सर्पिल में आपका सेरोकिन का नाम आ जाता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन से दिए गए सिद्धांत से सवाल पूछे गए है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है ये। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जो कि सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट टाइम में, उनमें इन विद्वानों का नाम देखने को मिला है सामाजिक परिवर्तन में, है ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और विकल्प इसका सही जा रहा है यहाँ पर कौन सा, पहला वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका यहाँ पे 66 का ए। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने है, और सॉरी 67 हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 67 दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से तो संबंधित विचार है, उसका स्टेटमेंट दर्शाया गया है। ठीक है, 67 का। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ चक्रीय सिद्धांतों के बारे में, सॉरी स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण के बारे में, तो जवाब क्या होना चाहिए, मैकिम मैरियट का नाम आएगा। दूसरा पश्चिमीकरण एवं लैंगिकीकरण की बात अगर हम लोग करते हैं तो सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये विकल्प में आप लोग लगाइए एम.एन. श्रीनिवासन का नाम। लघु और बृहद परंपराओं की बात अगर हम लोग करते हैं, लघु एवं बृहद परंपराएं, तो रॉबर्ट रिडफील्ड का नाम आ जाएगा। मौलिक मानवतावाद की बात करेंगे तो एम.एन. राय का। तो जहाँ पर आप देखेंगे 2 आया है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर उसके बाद 4 आया है, फिर लास्ट में 1 आया है, वो वाला विकल्प को आइडेंटिफाई कर लीजिए। 3 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जा रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने, ये आइडेंटिफाई आपको करना है कि विकल्प इनमें कौन सा सही जाएगा 68 में, है ना। 68 में देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है कि कुछ प्रारंभिक सामाजिक सिद्धांतकार जैसे हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग कहा गया कि सामाजिक विकास जो होता है वो इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज पूर्वानुमेय
तरीकों से विकास या डेवलपमेंट करते हैं जो सामाजिक विकास की उच्चतर या अधिक लगभग पूर्ण सामाजिक रूपों की ओर प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल देखो, ये विचार आप कर लीजिए या स्टेटमेंट कर लीजिए। प्रारंभिक सिद्धांतकार में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सही है। सामाजिक विकास को लेकर उन्होंने डेफिनेशंस भी दिया है। पहला सही है, पहला आपका सही है। ओश वर्ल्ड स्पेगलर और अर्नोल्ड जे टर्नबी का एक तर्क था कि समाज में उतार चढ़ाव और पतन के चक्रों के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और फिर मर जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों सही हैं। जिस ऑप्शन में ए बी दोनों दिखाई दे रहा हो वो करेक्ट है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है और 69 में आपको दर्शाना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो आप लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सामाजिक प्रगति की विशेषता नहीं है। जैसे सामाजिक प्रगति की विशेषता नहीं है, ये आइडेंटिफाई आप लोगों को करना है इन 5 ऑप्शनों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 के आधार पर। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट कौन कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। प्रगति स्वचालित होती है, नहीं, गलत है ये। प्रगति के आधार पे अगर हम बात करें तो परिवर्तनशील है, ये बात सही है। फिर प्रगति का संबंध केवल मनुष्यों से होता है, ये भी सही है। प्रगति का संबंध दिशा में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। प्रगति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष में होता है, ये गलत है ना, जो मूल्य लाभ हो सकता है। तो हमें ढूंढना ये है कि सामाजिक प्रगति की विशेषता कौन सी नहीं है। तो जो मैंने गलत किया है, जैसे पहला गलत किया है और 5वां गलत किया है, यही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा बी वाला। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ अब आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर आपका जो ये था 69, मैंने 69 आप लोगों के प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ये सर सवाल जी सर करेंगे ग्रामीण एवं खेतिहर समाज को लेकर, है ना। ग्रामीण और खेतिहर समाज क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। जी जी आज के जी लिए सर, थैंक यू।